हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो केमिस्ट्री की एक वन शॉट बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप लोग इसको लास्ट तक देख लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि केमिस्ट्री में आप 95% आसानी से ला सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी आपका डाउट रह जाए उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर तक समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा चैप्टर नंबर 1 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में बताना होता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोलरता क्या होती है इसको उदाहरण सहित समझाना है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर में हम लिखते हैं, किसी विलयन की मोलरता उस विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए ग्राम अणुओं की संख्या होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया है कि मोलरता क्या होती है तो आपको बताना है कि किसी विलयन की मोलरता उस विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए ग्राम अणुओं की संख्या होती है। ठीक है, मोलरता को m से लिखते हैं तो m बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और इस पूरे के बटे में होता है विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। ठीक है, तो मोलरता m बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और इस पूरे के बटे में हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल अंश से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मूल अंश से आप क्या समझते हैं, या फिर कहेगा मूल प्रभाज से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो मूल अंश क्या होता है देख लीजिए। इसमें हम लिखते हैं कि विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर सूत्र दिया गया है, मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जिस चीज का आपको निकालना है, जैसे विलेय का निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल उपस्थित मोलों की संख्या, इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर करना है और वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने पाए, इसलिए। ठीक, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ 95% आसानी से लाओगे। ठीक है, बस आपको अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, परासरण दाब क्या है? क्या कहा गया है? परासरण दाब क्या है और परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। ठीक है, परासरण दाब क्या होता है और उसके लिए व्यंजक लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब लगाना पड़ता है उसे परासरण दाब कहते हैं। क्या कहा गया? अगर परासरण दाब पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब लगाना पड़ता है उसे ही परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो परासरण दाब होता है PV बराबर NRT। ठीक है, अगर P को हम इधर रोक लेते हैं, V को नीचे भेजेंगे तो यहाँ से हो जाएगा P बराबर N/VRT। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र होते हैं। फिलहाल यहाँ पर 2 नंबर में आया है इसलिए हम इतना ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? ठीक है, समपराशरी विलयन, यहाँ से पता चला है सम मतलब समान, पराशरी मतलब परासरण दाब। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। क्या कहा गया है कि समपराशरी अगर पूछा गया तो इसका मतलब है जिसका परासरण दाब समान होता है उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत,
कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ वाला। देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि हिमांक में अवनमन तथा विलय के अणुभार में क्या संबंध है। क्या कह रहा है कि हिमांक में अवनमन तथा विलय के अणुभार में क्या संबंध है। तो देख लीजिए, इसमें लिखते हैं हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ। ठीक है, डेल्टा टी एफ से हम हिमांक में अवनमन लिखते हैं, बराबर जो विलय का अणुभार है उसके संबंध में हमको लिखना होता है मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे मोललता। तो अगर आपको निकालना है विलय के अणुभार तो आप निकालेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे मोललता। ठीक है, तो इसमें हमको संबंध दिखाना है, इसलिए हमने बराबर में रख दिया। तो इन दोनों का सूत्र होता है डेल्टा टी एफ, ये हो जाएगा हिमांक में अवनमन, बराबर के एफ। के एफ क्या हो जाएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, गुणे में लगाएंगे मोललता। मोललता होता है स्मॉल डब्ल्यू बटे एम डैश, उस पूरे के बटे में कैपिटल डब्ल्यू बटे 1000। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सूत्र लिखना होता है। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये वाला ऊपर जाता है, ये वाला ऊपर जाता है, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर, जो बीच में वो भी ऊपर, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप लोग समझ जाएंगे, जब इसकी गुणा होती इसकी इससे हो जाएगी और इसकी इससे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1000 गुणे के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, सॉरी यहाँ पर स्मॉल एम आ जाएगा, एम डैश। तो यहाँ से अगर हमको एम डैश निकालना है तो 1000 गुणे के एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू और उसके बटे में डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी एफ। इस प्रकार से आपका सूत्र निकल कर आ जाता है और बहुत आसान है, अगर आप लोग समझेंगे तो इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और काफ़ी बार ये आया हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों की उस संख्या के बराबर होती है जिसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित करता है। क्या कहा गया कि अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों की उस संख्या के बराबर होती है जिसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित करता है। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि आप लोग समझ चुके हैं क्या हो गया। उसके बाद में देखिए, कह रहा था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान और मात्रक। तो यहाँ पर हम लिखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर x/t होता है। तो यहाँ से ये हो गया वेग स्थिरांक और इसका मात्रक पूछ रहा है। तो x का मात्रक होता है मोल बटे लीटर और t का मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ से देखिए, लीटर जब ऊपर जाता है तो इन्वर्स में जाएगा, सेकंड भी इन्वर्स में जाएगा। तो k यानी का स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इन्वर्स इंटू सेकेंड इन्वर्स। क्लियर है, क्योंकि ये जब ऊपर जाता है बटे के तो इन्वर्स में जाता है, ये तो सभी को पता ही है। ठीक है, तो यहाँ से k का मान यानी वेग स्थिरांक का मान मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स होता है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत जरूर से जरूर तैयार करिएगा। ठीक है, उसके बाद में सबसे ज़्यादा एक अभिक्रिया पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया जाता है कि छद्म या आभासी एका अणुक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसमें लिखते हैं कि वे अभिक्रिया यानी वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है ये आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं CH3COO C2H5 प्लस H2O। यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बचेगा CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो इसमें देख लीजिए, इसमें लिखा जाता है कि इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है तथा कोट 1, अतः यह एक आभासी एकाणुक अभिक्रिया है। यानी कि कोट इसमें कितनी है, 1 है, और इसमें क्या है, आणविकता, यानी कि एक अणु ये है एक ये है, तो आणविकता 2 हो गई, कोट इसकी 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आभासी एकाणुक अभिक्रिया हो जाएगी। यानी इसमें कहा गया था कि जिनकी आणविकता 1 से अधिक यानी 2, 3 कुछ भी हो सकती है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। हम मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की एक नई वीडियो करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।